हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। सो आई एम सिद्धार्थ कुमार, योर मेंटर, गाइड एंड फैकल्टी हियर। ओके, एंड आज हम अब पढ़ेंगे इस लेक्चर में बचा हुआ इकोनॉमी का करंट अफेयर्स फॉर दोज पीपल जो लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 दे रहे हैं। ठीक है, जो लोग प्रीलिम्स 2021 दे रहे हैं उनके लिए हमने एक करंट अफेयर्स कोर्स लॉन्च किया था। उसमें लास्ट टाइम एक मैराथन लेक्चर में मैंने पिछले जून से लेके इस जुलाई तक, इनफैक्ट उसमें भी मैंने जुलाई तक कवर किया था। काफी इश्यूज कवर कर लिए थे जुलाई के। ओके, कवर किए थे। अब कुछ इश्यूज बच गए थे जुलाई के, और बाकी अगस्त और सितंबर का जो बचा हुआ पार्ट है करंट अफेयर्स का, जो आपके प्रीलिम्स में आ सकता है 15 सितंबर तक का, वो यहाँ पे कवर किया है। ओके, और 15 सितंबर के बाद अगले 5 या 10 दिन का आप खुद से कवर कर सकते हो करंट अफेयर्स देख के। ओके, हालांकि इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पहली प्रायोरिटी आप इसको देना। ओके, सेकंड प्रायोरिटी पे उसको रखना। ठीक है। सो वो मैराथन लेक्चर चाहे तो आप जाके, जो लोग अभी नए आए हैं वो चाहे तो जाके दोबारा देख सकते हो। ओके, हमारे चैनल पे। ओके, हमारे चैनल पे सारे मैराथन लेक्चर्स अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में क्लिक करना, करंट अफेयर्स कोर्स दिखेगा आपको, उस पर क्लिक करना, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक, एंड आई थिंक ये आप सब ने देखा होगा, पढ़ा होगा, दैट इज इसके बाद नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ये रिसेंटली न्यूज में भी था। ओके, तो बेसिकली ये पाइपलाइन क्या चीज है ये पाइपलाइन, मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो सबसे पहले इसमें दो टर्म्स आपको समझनी पड़ेगी। एक टर्म समझनी पड़ेगी कि मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, और दूसरी टर्म समझनी पड़ेगी कि पाइपलाइन का मतलब क्या होता है। ओके, तो दो टर्म समझनी है आपको, मोनेटाइजेशन एंड पाइपलाइन। ठीक है, तो देखो जहां तक मोनेटाइजेशन की बात है, तो मोनेटाइजेशन नॉर्मली लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। लोग सोच रहे हैं कि मोनेटाइजेशन मतलब सेल करना, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना कुछ, जैसे इस पाइपलाइन के अंदर अपने कुछ एसेट्स सेल करेगी। बट नो, इट डज नॉट मीन गवर्नमेंट विल सेल इट्स एसेट। इसका मतलब ये नहीं है। मोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी मोनेटाइजेशन में, अपने जो एसेट्स हैं, गवर्नमेंट के कुछ एसेट्स हैं, जैसे मान लो गवर्नमेंट के एसेट्स कैसे हो गए, अगर मैं एग्जांपल लूं तो से कुछ कोई पावर प्लांट है, कोई पावर प्लांट गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, ये गवर्नमेंट का एसेट है। अब ये गवर्नमेंट का पावर प्लांट पावर जनरेट कर रहा है, राइट। पावर जनरेट करके इसको सेल करके क्या कर रहा है, रेवेन्यू ला रहा है। ओके, रेवेन्यू। ओके, पावर जनरेट करके रेवेन्यू कर रहा है। तो गवर्नमेंट मोनेटाइजेशन में क्या करेगी, कि गवर्नमेंट क्या कहेगी कि अपने जो ये रेवेन्यू पे राइट्स है, अभी सारा रेवेन्यू किसके पास जा रहा है, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट क्या कहेगी, कोई प्राइवेट प्लेयर होगा, कोई प्राइवेट एंटिटी होगी, उसको बोलेगी कि ये जो रेवेन्यू के राइट्स हैं आप मेरे ये ले लो, ये रेवेन्यू राइट्स ले लो, प्लस ये पावर प्लांट को भी आप मैनेज करो। ओके, पर कितने टाइम तक के लिए, एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, राइट। हमेशा के लिए नहीं। अगर हमेशा के लिए कर देते, देखो सेलिंग में ये होता कि गवर्नमेंट हमेशा के लिए जो है पूरा पावर प्लांट का सब कुछ जो है प्राइवेट एंटिटी को एक बार में बेच देती, और फिर एक बार बेच दिया उसके बाद कुछ लेना देना नहीं होता। मोनेटाइजेशन में रेवेन्यू राइट्स ट्रांसफर कर रही है गवर्नमेंट, पहली चीज तो पूरा सेल नहीं कर रही, बस अपने रेवेन्यू राइट्स ट्रांसफर कर रही है, प्लस उसका मैनेजमेंट जो है प्राइवेट एंटिटी को ट्रांसफर कर रही है, राइट। दो चीजें, मैनेजमेंट और रेवेन्यू राइट्स ट्रांसफर कर रही है। और रिटर्न में क्या ले रही है, रिटर्न में ले सकती है गवर्नमेंट, एक तो अपफ्रंट मनी, अपफ्रंट मनी ले सकती है गवर्नमेंट की, आप एक बार में मुझे इतना सारा पैसा दे दो। साथ में अपफ्रंट मनी के साथ साथ ये भी कह सकती है कि रेवेन्यू राइट्स आपने पूरे तो ले लिए, बट अगेन इसका इतना पोर्शन, कुछ पोर्शन ऑफ रेवेन्यू, मान लो 10%, 5% जो है आप मेरे को एनुअली पे करते रहना, राइट। सो ये चीज है। और इस पैसे का क्या करेगी, अब गवर्नमेंट क्या करेगी पैसे का, गवर्नमेंट के पास ये जो अपफ्रंट मनी आएगा गवर्नमेंट इसको इन्वेस्ट करेगी। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे, और ये पाइपलाइन का मतलब ये है कि इट्स अ प्लान, इट्स अ प्लान कि अगले कुछ सालों में कैसे गवर्नमेंट किन किन एसेट्स को जो है मोनेटाइज करेगी, उसका प्लान, राइट। अब नेचुरल क्वेश्चन आते हैं कि व्हाई, कि गवर्नमेंट क्यों कर रही है ऐसा, राइट। व्हाई, कि गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ गई कि अपने पावर प्लांट इसको, इन चीजों का जो है रेवेन्यू राइट्स और मैनेजमेंट किसी और को ट्रांसफर कर रही है 10-20 साल के लिए, क्यों कर रही है ऐसा। इसका सिंपल सा कारण है, गवर्नमेंट के पास अभी पैसा नहीं है। आपने देखा होगा कोविड आया, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया, टैक्स जो है कलेक्शन कम हो गया, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गया है, राइट। पर दूसरी साइड गवर्नमेंट को खर्चा करना है कैपिटल क्रिएट करने में, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए।
अगर आपको पता होगा तो ऐसी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की तरह ही आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है। ओके, तो उसमें यह है कि अगले 5 साल में 2019 से 2024 में गवर्नमेंट कैसे स्पेंडिंग करेगी फॉर क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेसिकली आई होप आपको फंडामेंटल समझ में आ गए। अब बेसिक अगर आपको आइडिया लग गया हो कि मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है, इट इज अ प्लान कि अगले कुछ सालों में 4 सालों में गवर्नमेंट कैसे अपने जो कुछ इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज यानी उसके ऊपर रेवेन्यू राइट्स ट्रांसफर करके और जो है उसके बदले जो है प्राइवेट एंटिटी से कुछ अपफ्रंट मनी लेगी टू गेट सम मनी। ठीक है, कि कुछ पैसा मिले। ओके, तो ये करने का प्लान है। अब इसके कुछ की एस्पेक्ट्स आपको जानने चाहिए जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले व्हाट इज एनएमपी? इट इज अ रोड मैप फॉर एसेट मोनेटाइजेशन। आई होप आप समझ गए होंगे एसेट मोनेटाइजेशन ऑफ वेरियस ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स। तो देखिए इस पे क्वेश्चन बन सकता है। इस चीज को ध्यान में रखिए, ब्राउन फील्ड नॉट ग्रीन फील्ड। दो चीजें होती है, ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड होता है न्यूली क्रिएटेड, ब्राउन फील्ड होता है जो बहुत समय से बना हुआ है। राइट, सो दीज आर ओल्ड क्रिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बहुत पहले बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर है। राइट, सो एक चीज प्लीज ध्यान में रखना, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में कोई भी ग्रीनफील्ड एसेट जो है आपका जो है वो मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। प्लीज कीप दिस इन माइंड। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे आपको स्टेटमेंट बन के क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और पर्पस क्या है? टू अनलॉक द वैल्यू इन ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स बाय एंगेजिंग प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर को प्रोजेक्ट दे देंगे, वो उसको मैनेज करके जितना ज्यादा रेवेन्यू निकालना जा सकता है वो निकाले, बट कुछ पैसा जो है वो गवर्नमेंट को अपफ्रंट दे देंगे और कुछ पोर्शन ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट को दे देंगे। राइट, तो ट्रांसफरिंग ऑफ रेवेन्यू राइट्स नॉट दी ओनरशिप। देखो सेल करते हैं तब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। राइट, जब सेल करते हैं ओनरशिप ट्रांसफर होती है, यहां पर बस क्या ट्रांसफर हो रहा है? रेवेन्यू राइट्स। ठीक है, और जो पैसा आएगा उससे क्या करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। ओके, और जो पैसा आएगा वो कहां जाता है? नॉन डेट कैपिटल रिसीट में, नॉन डेट कैपिटल रिसीट में। ठीक है, सो आपको पता होगा रिसीट्स और एक्सपेंडिचर होता है। रिसीट में रेवेन्यू रिसीट्स होता है और कैपिटल रिसीट्स होता है, और कैपिटल रिसीट्स में भी डेट कैपिटल रिसीट्स होता है और नॉन डेट। नॉन डेट मतलब जो कोई कर्ज नहीं क्रिएट कर रही। राइट, डेट कैपिटल रिसीट्स ऐसी होती है कि गवर्नमेंट ने कहीं से लोन लिया, उधार लिया, जिसको रिपे करना है, तो वो डेट कैपिटल रिसीट्स होती है। बट नॉन डेट जो कर्ज, तो प्लीज रिमेंबर जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से पैसा आएगा इट इज नॉन डेट कैपिटल रिसीट। ठीक है, 4 ईयर का प्लान है, कब से कब तक? 2022 से 2025 तक, और वैल्यू कितना पैसा आएगा? 6 लाख करोड़। राइट, इससे आएगा आपके पास 6 लाख करोड़ पैसा। गवर्नमेंट का प्लान है कि एसेट्स को मोनेटाइज करके गवर्नमेंट 6 लाख करोड़ पैसा क्रिएट करेगी। ओके, सो प्लीज इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना। इसमें बस ब्राउनफील्ड वाले जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स वही मोनेटाइज होंगे। इसमें जो है आपका प्राइवेट सेक्टर को एंगेज किया जाएगा। इसमें ओनरशिप नहीं ट्रांसफर की जा रही, बस रेवेन्यू राइट्स ट्रांसफर किए जाते हैं। पैसा आएगा उससे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, और जो पैसा आएगा वो नॉन डेट कैपिटल रिसीट में आएगा। और कब से कब तक के लिए है? 2022 से 2025 तक के लिए। और कितना पैसा जो जनरेट करने का जो है एक्सपेक्टेड है वो है 6 लाख का। अब किस टाइप के एसेट्स मोनेटाइज किए जाएंगे? ब्राउन फील्ड और डी रिस्क फ्रॉम एग्जीक्यूशन रिस्क। डी रिस्क मतलब उसके ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके एग्जीक्यूशन में कोई रिस्क नहीं होगा, या रिस्क हुआ भी तो उसको डी रिस्क कर देंगे, यानी गवर्नमेंट वो रिस्क जो है खुद ले लेगी या उसको मिनिमाइज करेगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। ब्राउनफील्ड एसेट्स, ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या ब्राउनफील्ड एसेट्स ही करेंगे। और दूसरा, दो एसेट्स विल बी डी रिस्क, उसमें कोई रिस्क नहीं होगा, क्योंकि अगर रिस्क होगा तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा। राइट, और किस टाइप के एसेट्स दैट विल बी मोनेटाइज्ड ये भी ध्यान में रखना है। रोड्स, रेलवेज एंड पावर सेक्टर। ठीक है, तो ये तीनों मिला के 66% बनाएंगे। जो एसेट जितने भी टोटल 100% अगर मोनेटाइज होंगे उसमें से 66% एसेट्स ऐसे होंगे जो होंगे रोड्स, रेलवेज और पावर सेक्टर। राइट, इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, माइनिंग, एविएशन, पोर्ट्स, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पाइपलाइंस, वेयरहाउस और स्टेडियम्स भी है, ये ध्यान में रखना। तो ये भी इंपॉर्टेंट एरिया जिसपे आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है। ठीक है, और एसेट्स को कैसे मोनेटाइज किया जाएगा? अब मोनेटाइज तो मैंने बोल दिया। तो एक तो पीपीपी है। अब पीपीपी में बहुत सारे मॉडल्स हैं। राइट, आप सबको पता होगा बीओटी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, मतलब कुछ बनाया गवर्नमेंट ने, वो दे दिया, उसको अब प्राइवेट एंटिटी ऑपरेट कर रही है और उसमें टोल कलेक्ट कर रही है। ओके, तो ये बीओटी मॉडल हो गया। और भी ऐसे जो दूसरे मॉडल्स हैं पीपीपी के, ये याद रखना है पीपीपी मॉडल्स। और दूसरा हो गया इनवीट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये मॉडल्स जो है यूज किए जाएंगे। अब ये जरूर, ये भी एक कॉन्सेप्चुअल चीज है। राइट,
होपफुली आपने पढ़ लिया होगा, दिस इज समथिंग कॉन्सेप्चुअल कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है, एक टाइप का नया इन्वेस्टमेंट जो है इंस्ट्रूमेंट या मॉडल बोल सकते हो आप, एंड इट इज सिमिलर टू अ म्यूचुअल फंड। अब देखो एक म्यूचुअल फंड क्या करता है, मान लो कोई बहुत बड़ा स्टॉक है, इतना तो आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ओके। और म्यूचुअल फंड कभी एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते। म्यूचुअल फंड देखो, अब मैं इंडिविजुअल हूं, मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मेरे पास तो बहुत कम पैसा है, तो मैं क्या है बस एक आधे स्टॉक में ही इन्वेस्ट कर सकता हूँ, एक आधे कंपनी के, और बहुत महंगे स्टॉक्स में तो मैं इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता, राइट। तो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, वो बोलते हैं मेरे जैसे 100 लोगों को बोलेंगे, 100,000 या 10,000 या 1 लाख लोगों को, कि आप सब अपना पैसा इकट्ठा करके मेरे को दे दो, राइट। ये मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के समझाने के लिए बता रहा हूँ ये एनालॉजी, ठीक है। म्यूचुअल फंड कहेंगे लाख लोगों को कि आप अपना पैसा इकट्ठा करके मेरे को दे दो, और मैं 10 टाइप के अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो 10 स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो, आपका रिस्क डाइवर्सिफाई होता है। तो इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो इनवीट्स हैं, वो 10 अलग अलग इंफ्रा एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। 10 अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और कैसे लोगों से जो ऐसे अलग अलग छोटे बिजनेस वगैरह उनसे लेके जो सारी कंपनीज वगैरह बिजनेस अलग अलग एंटिटीज से, मतलब कई लोगों से पैसा ले लेते हैं, राइट। अपने यूनिट्स बेचते, इनके यूनिट्स बेचते हैं, इनविट्स के यूनिट्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में बिकते हैं, राइट। तो वो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग खरीदते हैं, और उससे जो पैसा आता है, पूल होता है मनी, वो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, वो बहुत सारे अलग अलग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब आप पूछोगे कि यार स्टॉक्स में तो पैसा आता है, डिविडेंड देते हैं, यहाँ पे कहाँ से आएगा। यहाँ पे पैसा आता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा, वो इनकम जनरेटिंग होते हैं, राइट। वो इनकम जनरेटिंग होते हैं, मतलब जैसे मान लो रोड हो गई, रोड पे टोल ले रहे हो, राइट। तो टोल से क्या हो रहा है, इनकम आ रही है। तो वो इनकम का कुछ परसेंट जो लोगों ने ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के यूनिट्स खरीदे हैं स्टॉक मार्केट में, उनको मिलता है एज अ डिविडेंड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है। इसी तरीके से जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, वो रियल एस्टेट जो वो रीट्स होते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सिर्फ रियल एस्टेट के लिए, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन जनरल बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। So it enables direct investment of money from individual या institutional investor in infrastructure projects to earn a small portion of the income as a return, ठीक है। So I hope this is clear. तो अगला है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बाय आरबीआई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम ऐसा कंपोजिट इंडेक्स निकाला है आरबीआई ने, फर्स्ट टाइम कंपोजिट इंडेक्स निकाला है, ओके। ये ध्यान में रखना। तो ये असेस करता है दोनों चीजें, क्वालिटी एंड एक्सटेंट, कि कितने लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज मिल रही है और किस क्वालिटी की फाइनेंशियल सर्विसेज मिल रही है, राइट। अभी तक फोकस हमेशा एक्सटेंट पे रहा है कि सबको फाइनेंशियल सर्विसेज मिल जाए, बट अब फोकस इस इंडेक्स में क्वालिटी पे भी है, ठीक है। इनफैक्ट इस इंडेक्स में मेजर एरिया जहां पे लैग कर रहे हैं वो क्वालिटी ही है, ठीक है। और ये हर जुलाई में पब्लिश होगी फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और इसके की फीचर्स क्या है, इसमें बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल और पेंशन सेक्टर। तो पोस्टल में मतलब जो पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक्स, डिपॉजिट वगैरह वो भी इंक्लूडेड होंगे, राइट। तो इन सब की डिटेल्स होंगी, राइट, इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स, ठीक है। और इसमें इंडेक्स में 0 रिप्रेजेंट करता है कि कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, जबकि 100 इंडिकेट करता है फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। बट जिस एरिया पे आपको क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, वो ये है, ये दो स्टेटमेंट्स प्लीज ध्यान में रखना। इट विल असेस बोथ क्वालिटी एंड एक्सटेंट, और 3 पैरामीटर्स है उसके लिए, एक्सेस, यूसेज और क्वालिटी, ठीक है। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, राइट। सो 3 पैरामीटर हो गए। बाकी दूसरा, फाइनेंशियल इंक्लूजन की डेफिनेशन भी जरूर देख लीजिएगा, ओके, एक बार, क्या मतलब होता है इसका। मतलब बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं कि सबको एक्सेस तो मिले, बट दैट शुड ऑल्सो बी अफोर्डेबल, प्लस वो अब क्या होती है, क्वालिटी भी होनी चाहिए, राइट। सो फाइनेंशियल सर्विसेज को, वाइड एरे ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस मिले, दैट शुड बी अफोर्डेबल, ठीक है। जब हम फाइनेंशियल सर्विसेज बोलते हैं तो सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं होता, उसमें इंश्योरेंस, पेंशन भी आ जाती है, ठीक है। ये चीजें भी आ जाती है उसमें, ओके।
अब आ जाओ अगला, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो जो सारे टॉपिक्स यहाँ पे मैं करा रहा हूँ सब वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैटेगरी के, ठीक है। तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स फॉर ऑयल पाम, राइट। सो ये नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल है, उसमें स्पेसिफिक कंपोनेंट है उसका ऑयल पाम, ठीक है। तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स में ऑयल पाम जो है स्पेसिफिक कंपोनेंट है उसका, ठीक है। सो देखो पहली बात तो व्हाई द नीड ऑफ दिस मिशन, व्हाई द नीड, ऐसे अलग से मिशन की जरूरत क्या पड़ गई। तो व्हाई दिस स्कीम, टू मीट द डोमेस्टिक डिमांड। क्यों? क्योंकि हम एडिबल ऑयल जो है, देखो क्रूड ऑयल अलग हो गया, क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं, पर एडिबल ऑयल भी हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी 55 अप्रोक्सीमेटली, आप 55 to 60% बोल सकते हैं, 55 to 60%, ठीक है। 55 to 60% एडिबल ऑयल जो है हम इंपोर्ट करते हैं। और देखो बात वही है कि उसमें से मेजर कौन सा है, ऑयल पाम है, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहा जाए कि ये मिशन लाए हैं, और इस मिशन का पर्पज यही है कि इस मिशन के थ्रू क्या हम करना चाहते हैं कि इंडिया में ही ऑयल पाम की प्रोडक्शन बढ़ जाए, ताकि हमें बाहर से खरीदने की जरूरत ना पड़े। और अगर हमें बाहर से इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी, यानी बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती और इंडिया में ही करते हैं, तो पहली बात तो इंडिया में ऑयल पाम ग्रो करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट होगा, जो फार्मर्स वगैरह उनको बेनिफिट तो होगा ही, प्लस हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बचेगा, प्लस हमारी जो फॉरेन डिपेंडेंसी है वो भी रिड्यूस होगी, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, इट एम्स टू इंक्रीज बोथ एरिया एज वेल एज प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम, ठीक है। तो इस मिशन में ऑयल पाम के अंडर जितना एरिया कल्टिवेटेड है, तो एरिया भी बढ़ाएंगे, और एक एरिया में उतने ही एरिया में कितनी प्रोडक्टिविटी देता है वो भी बढ़ाएंगे, दोनों चीजें बढ़ाएंगे, प्लीज रिमेंबर। और इस मिशन में दोनों चीजें बढ़ाएंगे, एरिया भी और प्रोडक्टिविटी भी, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस, देखो ये जो की फीचर्स है ना, इन्हीं से आपको प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बनेगा, इसलिए इनको ध्यान से रखना, देखना, ठीक है। तो एरिया और प्रोडक्टिव बढ़ाएंगे। और अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि स्पेशल फोकस कहां पे है इस स्कीम में, कि नॉर्थ ईस्ट रीजन पे। इनफैक्ट काफी कंट्रोवर्सी हुई थी इसमें, कि कई लोग बोल रहे हैं कि यार नॉर्थ ईस्ट रीजन में आप डाइवर्सिटी को हार्म करोगे अगर वहां पे ऑयल पाम ग्रो करोगे, ओके। कई लोग ये बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर आप ऑयल पाम ग्रो करोगे तो आप डाइवर्सिटी को हार्म करोगे, ओके। सो ये कंट्रोवर्सी भी हुई थी, ठीक है। और दूसरा है अंडमान और निकोबार आइलैंड में, राइट। सो एक और चीज आपको जो आगे दिखाऊंगा मैं, कि ऑयल पाम जो क्रॉप है उसको ग्रो करने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए होती है, वो भी ध्यान से रखना है, ठीक है। बाकी एडिशनल एरिया 6.5 लाख हेक्टेयर का, ठीक है। टिल ईयर कौन सा 20, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। और अल्टीमेट टारगेट 10 लाख हेक्टेयर से, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस स्कीम की है कि इसके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। ये दोनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्हीं दोनों चीजों के थ्रू जो है प्रोडक्टिविटी और एरिया बढ़ाया जाएगा इन दी ऑयल पाम। तो पहली चीज है प्राइस अश्योरेंस और वायबिलिटी प्राइस, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। तो जैसे देखो जो क्रूड ऑयल का प्राइस है, राइट, जो जो ये सॉरी नॉट क्रूड ऑयल, सॉरी जो ऑयल पाम आता है और जो इससे एडिबल ऑयल बनता है, राइट, इसका जो है ये किससे बनता है, FFB से, फ्रेश फ्रूट बंचेस। तो जो भी ऑयल पाम ग्रो करते हैं ना, ऑयल पाम फार्मर्स, वो जो ग्रो करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रेश फ्रूट बंचेस। और इनको जो है क्रश करके क्या आता है, आपका ऑयल पाम आता है, ठीक है। पर ये जो ऑयल पाम के जो प्राइसेस है ना, ये इंटरनेशनल प्राइसेस से लिंक्ड है, और वो बहुत ज्यादा वेलेटाइल है, राइट, वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, ठीक है। तो उसमें कई बार प्राइसेस क्रैश हो जाते हैं, तो जो फार्मर्स है उनको लॉस होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि गवर्नमेंट एक वायबिलिटी प्राइस लाएगी, यानी एक जो मतलब जो पिछले 5 साल का एवरेज लेगी, जो इंटरनेशनल ऑयल पाम प्राइसेस हैं, और उसके ऊपर सर्टेन अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट करके उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स से लिंक करके एक वायबिलिटी प्राइस क्रिएट करेगी, ओके। और ये वायबिलिटी प्राइस जो है मतलब अगर इससे कम प्राइस पे बिकता है किसी का ऑयल पाम, ठीक है, तो उसका जो गैप है वो ये वायबिलिटी प्राइस एज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलेगा टू ऑयल पाम फार्मर्स। तो समझिए कि ये वायबिलिटी प्राइस क्या है, कि एक गवर्नमेंट ने प्राइस का स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि किसी ने भी ऑयल पाम ग्रो किया तो उसको इतना तो प्राइस मिलना चाहिए, जो वायबिलिटी प्राइस है, ठीक है। और वो वायबिलिटी प्राइस कैसे होगा, जो होगा मतलब पिछले 5 साल का एवरेज होगा, जो इंटरनेशनल क्रूड ये ऑयल पाम का प्राइस है, ठीक है, उसका प्लस उस पर होलसेल प्राइस इंडेक्स का कुछ एडिशन वगैरह करके, ठीक है। वो इतना डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो वो उस प्राइस से अगर नीचे बिका किसी ऑयल पाम फार्मर का, तो उसका जो गैप है, वो गैप जो है एज अ वायबिलिटी प्राइस जो है गवर्नमेंट पे करेगी टू दैट फार्मर थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो इस तरीके से एक फार्मर को, जो ऑयल पाम का फार्मर है,
उसे एश्योरेंस रहेगा कि वो अगर ऑयल पाम ग्रो करता है तो उसे इतना तो प्राइस मिलेगा, तो एक प्राइस एश्योरेंस मिलती है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। दूसरा है असिस्टेंस फॉर इनपुट्स एंड इंटरवेंशंस। तो देखो ग्रो करने के लिए प्रोडक्टिविटी, तो पहली चीज से क्या होगा कि अगर सबको पता है कि मैं ऑयल पाम ग्रो करूंगा और मुझे इतना दाम तो मिल ही जाएगा, अगर इससे कम मिला तो गैप है वो गवर्नमेंट मुझे पे कर देगी, तो ज्यादातर फार्मर्स क्या करेंगे, ज्यादा अपने एरिया में ऑयल पाम ग्रो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज है कि वो जिस एरिया में ऑयल पाम ग्रो कर रहे हैं उसमें उनको इनपुट्स के लिए और दूसरे इंटरवेंशन के लिए जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, ठीक है। जैसे और इनपुट्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट क्या होता है, सीड्स, ऑयल पाम ग्रो करने के लिए अच्छी क्वालिटी सीड्स। और अगर इन इनपुट्स और इन इंटरवेंशन के लिए अगर उनको पैसा दिया जाएगा और वो अच्छी सीड से ग्रो करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस एरिया में जो उनकी प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ जाएगी। सो आई होप आपको क्लियर है कि कैसे इस स्कीम में एरिया और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ाएंगे। एरिया बढ़ाएंगे प्राइस एश्योरेंस से और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे थ्रू असिस्टेंस फॉर इनपुट्स एंड इंटरवेंशन, ठीक है। और अब ऑयल पाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लो, अगर बाय चांस ऑयल पाम पे क्वेश्चन आ गया। सो इट इज अ प्लांटेशन क्रॉप, इसमें 100% एफडीआई अलाउड है। और ऑयल पाम के अलावा कुछ और प्लांटेशन क्रॉप्स जिसमें 100% एफडीआई अलाउड है वो है कॉफी, कार्डेमम, ऑलिव ऑयल, रबर। और ये बहुत हाई यील्ड देती है नॉर्मली, दूसरी जो मतलब हाई यील्ड कंपेयर टू अदर ऑयल सीड्स, हाई यील्ड कंपेयर टू अदर ऑयल सीड्स। अदर जो ऑयल सीड्स हैं जिससे हम एडिबल ऑयल निकालते हैं उनके कंपैरिजन में ऑयल पाम का बहुत ज्यादा यील्ड होता है, ठीक है। और ये इजी होती है कल्टीवेट में, साल भर फ्रूट देती है, ठीक है, साल भर फ्रूट देती है, ठीक है, जिससे ऑयल निकाल सकते हैं। आइडियली ये इक्वेटर है आपका, ये 8 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री साउथ, ये आइडियल है, इसके बीच में ग्रो करना आइडियल, मतलब ट्रॉपिकल क्रॉप, इट्स अ ट्रॉपिकल क्रॉप, ठीक है, ट्रॉपिकल, ओके। और इन्वेसिव, बट एक और चीज है इसकी कि ये इन्वेसिव मतलब इंडिया में नहीं पाई जाती, और कहीं ग्रो कर दिया इसको तो सारा फैल जाएगी। इसीलिए कहा गया था कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आप इसको ग्रो करोगे तो वहां पे एक इन्वेसिव स्पीसीज होगी, वहां की ये बस फिर हर जगह ऑयल पाम ही होगा, और बाकी बचे जो दूसरे अलग अलग टाइप के स्पीसीज हैं पेड़ वेड़ के वो सारे हट जाएंगे, राइट। सो इट विल रिड्यूस दी बायोडाइवर्सिटी। और पानी बहुत कंज्यूम करती हैं, राइट। और गेस्टेशन पीरियड मतलब हर साल ईयर राउंड फ्रूट तो देती है, बट एक बार आपने डाला तो उसको ग्रो करने में 2-3 साल या उससे ज्यादा लग जाता है, ठीक है। सो इसलिए गेस्टेशन पीरियड इसका लॉन्ग है, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ऑयल पाम के, इसको ध्यान में रखना है, ओके। इन पे स्टेटमेंट बन के आपको ऑयल पाम पे भी क्वेश्चन आ सकता है। इनफैक्ट देखो ये एडिबल ऑयल से ना ये काफी न्यूज में थे, क्यों, क्योंकि इनके प्राइसेस जो है बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, ठीक है। अभी थोड़े डाउन हो रहे हैं, ठीक है, बट बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, ठीक है, इनके प्राइसेस। अब आ जाओ ईज 4.4 एजेंडा। सो जिन लोगों ने पिछला वाला लेक्चर देखा होगा उन्हें पता होगा, मैंने वहां पर डिस्कस किया था पिछले साल जो आया था ईज 3.0 एजेंडा। अभी रिसेंटली क्या किया गया है कि 3.0 एजेंडा तो हो गया उसमें। अब पहली चीज तो ये समझ लो ये किस चीज का एजेंडा, इट इज एजेंडा फॉर व्हाट, किस चीज के लिए। तो ये बेसिकली इट इज एन एजेंडा फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक रिफॉर्म्स। पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं उनके रिफॉर्म्स के लिए एक एजेंडा है। जैसे 1.0 आया, 1.0 में कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिफॉर्म करने के लिए इन चीज पे वर्क करना चाहिए, और उस पे जो है उनको इंडेक्स में रैंक किया गया, ठीक है। फिर 2.0 आया, फिर 3.0 आया, अभी 3.0 का रिजल्ट रिलीज कर दिया। अब देखो रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, राइट। अगर आप बैंकिंग वगैरह उसके एग्जाम दे रहे थे तो उसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट, बट यूपीएससी के एग्जाम में 3.0 का रिजल्ट क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 3.0 में क्या फैक्टर्स थे वो इंपॉर्टेंट है, वो पिछले लेक्चर में कवर्ड है। और 4.0 में क्या इंपॉर्टेंट मतलब एजेंडा के क्या रिफॉर्म्स हैं वो देखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इसको फुल फॉर्म है इनहैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। सो कॉमन रिफॉर्म एजेंडा फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक टू इंश्योर, और रिफॉर्म करके क्या करना है, दैट बैंकिंग इज क्लीन। क्लीन मतलब एनपीएस वगैरह सब कुछ साफ हो जाए, राइट। एनपीएस नहीं रहे, क्लीन रहे बैंक्स, राइट, कोई करप्शन वगैरह नहीं हो, प्रॉपर गवर्नेंस हो, ठीक है। और दूसरा स्मार्ट मतलब कन्वीनियंट बैंकिंग हो कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स को अच्छी फैसिलिटीज मिले, ठीक है। तो जो 3.0 था उसकी 5 थीम्स थी, स्मार्ट लेंडिंग, टेक इनेबल्ड ईज ऑफ बैंकिंग, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग प्रूडेंट बैंकिंग, गवर्नेंस एंड आउटकम सेंट्रिक एचआर, और डीपेनिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कस्टमर प्रोटेक्शन। तो ये 5 थीम्स थी 3.0 की। 4.0 की जो थीम्स है अगेन स्मार्ट लेंडिंग, राइट।
तो इसमें डायल अ लोन फॉर डोर स्टेप फैसिलिटेशन, क्रेडिट एट क्लिक, एनालिटिक्स बेस्ड क्रेडिट ऑफर्स, ठीक है, 24/7 बैंकिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ दिस वन इज न्यू। तो स्मार्ट लैंडिंग देखो, स्मार्ट लैंडिंग 3.0 में था, 4.0 में भी है। जो 4.0 में जो नया है वो है 24/7 बैंकिंग विथ रेजिलियंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, मतलब बैंक्स को जो है साइबर सिक्योर बनाना है, ठीक है, साइबर सिक्योर, साइबर रेजिलियंस, ठीक है, ये चीज करनी है, ठीक है, और डीपर मोबाइल पेनिट्रेशन, राइट, 24/7 की लोगों को ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़े, मैं रात के 1 बजे भी अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर पाऊँ, ठीक है। डाटा इनेबल्ड एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग, राइट, सो एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो डाटा इनेबल्ड, राइट, सो डायल अ लोन, पार्टनरशिप विद एग्रीटेक्स, ये सब करेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये मेजर थीम जरूर याद रखना कि एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग भी एक इंपॉर्टेंट थीम है फॉर ईज 4.0, ठीक है। दूसरा, कोलैबोरेटिंग विद फाइनेंशियल इकोसिस्टम, मतलब बैंक्स जो है, जो अब दूसरे जो फाइनेंशियल सिस्टम में प्लेयर्स है, उन सब के साथ कोलैबोरेट करके जो है जो सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जैसे को लेंडिंग विद एनबीएफसी, या एट स्केल डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, या पेमेंट्स इन सेमी अर्बन, तो डिजिटल पेमेंट्स, जो ये पेमेंट बैंक्स वगैरह आ गए उनके साथ कोलैबोरेट करके जो है अपनी सर्विसेज देंगे। तो अगेन 4 इंपॉर्टेंट 4.0 के थीम्स क्या है, स्मार्ट लैंडिंग, 24/7 बैंकिंग विद रेजिलियंट टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग जो डाटा इनेबल्ड रहे, और कोलैबोरेटिंग विद फाइनेंशियल इकोसिस्टम, मतलब और भी जो दूसरे प्लेयर्स है फाइनेंशियल इकोसिस्टम में, उनके साथ कोलैबोरेट करना। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ई रूपी, तो ये सब आपने पढ़ा होगा, राइट, ई रूपी क्या है, कैसे करेगा काम, राइट, इसके बारे में बेसिक्स आप देख लो, ठीक है। पहले तो किसने, कौन लाया, एनपीसीआई, ठीक है, एनपीसीआई लाया ई रूपी में। तो इट विल बी एन इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, राइट, सो ये गूगल प्ले के कार्ड्स होते हैं ना, ये गूगल प्ले कार्ड्स होते हैं जो आप अमेजोन या कहीं से भी खरीद सकते हो, और फिर गूगल प्ले कार्ड आप क्या करते हो, यूज करते हो गूगल ऐप स्टोर से कोई भी चीज खरीदने के लिए, राइट, राइट, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप गूगल प्ले कार्ड खरीद लोगे, अमेजोन से खरीद सकते हो, या कहीं मॉल्स वगैरह में अगर आप जाओगे ना, तो वहां कुछ शॉप्स होती हैं, तो शॉप से आप फिजिकली एक गूगल प्ले कार्ड, जैसा स्क्वायर सा कार्ड बनाएगा, आप खरीद सकते हो, उस पर कोड होगा, राइट, वो कोड फिर आप ऐप स्टोर में जाके डालोगे और रिडीम कर सकते हो, और ऐप स्टोर से कुछ भी चीज खरीद सकते हो। तो इसी तरीके से ई रूपी भी क्या है, आप खरीदोगे, राइट, कहीं से भी जो कुछ अथोराइज्ड होंगे, उनसे, जो अथोराइज, जिनको अथोराइज किया जाएगा ई रूपी देने के लिए, उनसे आप खरीदोगे, राइट, जो बेनिफिशियरी वो खरीद सकता है, एक वाउचर टाइप का मिल जाएगा उसको, और वो वाउचर कैसा होगा, इट विल बी, वो वाउचर जो होगा वो पर्सन स्पेसिफिक होगा और पर्पज स्पेसिफिक पेमेंट का होगा, राइट, सो वाउचर क्या होगा, पर्सन स्पेसिफिक, पर्पज स्पेसिफिक, और वो कैसे डिलीवर होगा, ऑन मोबाइल फोन ऑफ बेनिफिशियरी इन फॉर्म ऑफ एसएमएस स्ट्रिंग और क्यूआर कोड। सो अगर वाउचर लोगे तो उस वाउचर पे क्यूआर कोड बना हुआ होगा, या फिर अगर बोलोगे किसी को तो आपके मोबाइल पे आ जाएगा कि आपका ई वाउचर ये है, और एक एसएमएस में लंबा सा नंबर आ जाएगा, ठीक है, तो एज एन एसएमएस आपके मोबाइल पे आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको ले जाओगे, और इसको जो जहां भी आपको, जहां एक्सेप्ट होते हैं ये वाउचर्स, ठीक है, ऐसा नहीं कि ई रूपी हर जगह, कोई डेजिग्नेटेड जगह होगी वहां पे ही एक्सेप्ट होंगे, वो डेजिग्नेटेड जगह पे आप ले जाओगे, राइट, और वहां पे बोलोगे कि ये लो ई रूपी मेरा ये है, या तो एसएमएस दिखा दोगे या क्यूआर कोड दिखा दोगे, वो स्कैन करेगा और उसके वर्थ का जितना गुड आपको खरीदना वो आप खरीद सकते हो, ठीक है। सो इट विल बी कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस, कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस, ये ध्यान रखना, राइट, जो बेनिफिशियरी है वो इसको यूज कर सकता है अगर उसके पास इंटरनेट, स्मार्टफोन या बैंक अकाउंट भी नहीं है। मान लो मैं हूं, मेरे पास इंटरनेट भी नहीं है, मेरे पास स्मार्टफोन भी नहीं है, मेरे पास बैंक अकाउंट भी नहीं है, तो मैं ई रूपी वाले सेंटर पे जाऊंगा जहां पे ई रूपी मुझे मिल सकता है, राइट, उसको मैं दूंगा 100 रुपए, मैं कहूंगा कि मुझे 100 रुपए का ई रूपी चाहिए, कुछ जो मान लो राशन खरीदने के लिए, ठीक है, फेयर प्राइस शॉप से राशन खरीदने के लिए मुझे चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट ई रूपी का पर्पस जो इनिशियली जो है, इसको यही चीजों के लिए यूज किया जाएगा, फॉर डिलीवरी ऑफ सब्सिडीज एंड वेरियस बेनिफिट्स। मैं कहूंगा कि मुझे मान लो 100 रुपए का दाल चावल या आटा जो भी खरीदना है, ठीक है, और मेरे पास ना इंटरनेट है, ना स्मार्टफोन है, ना बैंक अकाउंट है। अब देखो मैं कैसे ट्रांजेक्ट, क्योंकि अभी अभी जो जैम डीबीटी है, जनधन आधार मोबाइल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके थ्रू सब्सिडी बोलते हैं कि हम डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसके लिए क्या चाहिए आपको, बैंक अकाउंट चाहिए। बट मान लो मेरे को चाहिए अब पैसा, राइट, तो मेरे को या तो ई रूपी का वाउचर दे देंगे, मैं गरीब आदमी हूं, तो मेरे को या तो ई रूपी का वाउचर मिल जाएगा, राइट, मैं वो वाउचर ले जाऊंगा, रेशन कार्ड वो जो शॉप पे दूंगा और मुझे मेरा जो है सामान मिल जाएगा।
और मैं उस वाउचर को कहीं इधर उधर मिसयूज भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो वाउचर में वो फिक्स्ड जगह पे यूज हो सकता है और उसका पर्पस भी फिक्स्ड है कि इसी पर्पस के लिए यूज होगा, ठीक है, और कहीं किसी पर्पस के लिए नहीं यूज हो सकता। तो आप देख रहे हो बिना इंटरनेट के, बिना स्मार्टफोन के, बिना बैंक अकाउंट के भी मुझे जो है सब्सिडी मिल जाएगी, राइट, वो भी कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस मीडियम में, राइट, वहां मेरे को जाके बस वाउचर उसको देना है, ठीक है। और बाकी इट हैज बीन बिल्ड बाय एनपीसीआई अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पे। एंड कई बैंक्स, कौन होंगे इशूइंग एंटिटीज? बैंक्स। कौन करेगा? सो एनपीसीआई में यूपीआई प्लेटफॉर्म पे जिन बैंक्स को ऑनबोर्ड किया गया है वो ई रूपी इशूइंग एंटिटीज होंगी, वो या तो 100 रुपए लेके ई रूपी इशू कर देंगे, राइट। और कोई भी, मान लो कोई भी कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट एजेंसी है, अब उसको चाहिए कि वो अपने कुछ बेनिफिट्स डिलीवर करना चाहिए, किसी ई रूपी यूज करना चाहता है, राइट, वो बैंक के पास जाएगा जो ई रूपी इशू कर सकता है, उसके साथ टाई अप करेगा कि मेरी ये सर्विस के लिए ई रूपी इशू करो आप, ठीक है। और लोग क्या करेंगे, फिर जाके उस बैंक से ई रूपी लेंगे और उसकी वो सर्विस के लिए वो ई रूपी का वाउचर उसे दे देंगे, ठीक है। तो इट विल बी स्पेसिफिक पर्सन एंड पर्पस फॉर विच पेमेंट्स हैव टू बी मेड, ठीक है। और बेनिफिशियरी को उसके मोबाइल नंबर से, देखो यहाँ पे बोला गया है स्मार्टफोन ना होना, फोन हो सकता है बट स्मार्टफोन ना होना, ठीक है। तो मोबाइल नंबर से करेंगे और वाउचर विल बी अलोकेटेड बाय द बैंक टू सर्विस प्रोवाइडर इन द नेम ऑफ गिवन पर्सन एंड वुड बी ऑलरेडी ओनली डिलीवर टू दैट पर्सन, ठीक है, उसी पर्सन के पास आएगा। अब अगला चीज ई रूपी हो गया, अगला है फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। ये काफी न्यूज में है क्योंकि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व आर एट ऑल टाइम हाई, राइट। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व आर एट नाउ ऑल टाइम हाई, ठीक है। तो इंडिया के कितने? फोर्थ लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। इंडिया इज फोर्थ लार्जेस्ट आफ्टर चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। और क्या फैक्टर्स के कारण इंडिया जो है इतना फोर्थ लार्जेस्ट में आया है? तो दैट्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इनफ्लो ऑफ एफडीआई और एफपीआई। तो बाहर से जो एफडीआई एफपीआई बहुत सारा है, ठीक है। आई होप यहाँ पे मैं आपको बीओपी के बेसिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा करंट अकाउंट सरप्लस हो और कैपिटल अकाउंट सरप्लस हो तो उससे क्या होता है, जब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट या बीओपी सरप्लस में हो, जब आपका बीओपी सरप्लस में होगा तो आपके फॉरेक्स बढ़ेंगे। बीओपी सरप्लस में कब हो सकता है? जब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, या अगर दोनों सरप्लस में हो या दोनों में से एक ज्यादा सरप्लस में हो, मतलब, ठीक है, तो आपका बीओपी जो है बढ़ेगा और उससे आपके फॉरेक्स रिजर्व कंट्री के इंक्रीज होंगे। प्लीज ये ध्यान में रखना, किसी भी कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व कब इंक्रीज होंगे? जब उसके पास जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस होगा, ठीक है। और फॉरेक्स रिजर्व का इंपॉर्टेंस क्या होता है? राइट, एक्सचेंज रेट को बैक करने के लिए, ओके, मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने के लिए, एक्सटर्नल शॉक से। तो मान लो ऐसा हुआ कि कुछ ऑयल का प्राइस, क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब इंडिया की तो रिक्वायरमेंट है, इंडिया को तो इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इंडिया का क्या हो जाएगा? करंट अकाउंट डेफिसिट। और करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, बीओपी भी डेफिसिट हो जाएगा। तो अब बीओपी डेफिसिट होगा तो बीओपी डेफिसिट कहां से फुलफिल होगा? फॉरेक्स से। फिर फॉरेक्स डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा, वो फॉरेक्स यूज होगा फॉर फाइनेंसिंग दी इंपोर्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से कोई एक्सटर्नल शॉक होगा तो उसको एब्जॉर्ब करने में, ऑयल शॉक ही एक एग्जांपल है, ठीक है। और मेंटेन बीओपी, अगर बीओपी हमारा सरप्लस या अच्छे से मेंटेन है तो ये एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लाता है इस कंट्री में कि हाँ, इस कंट्री में मैं अपना पैसा डालूंगा और कभी मुझे वापस ले जाना हुआ उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करके, तो इनके पास फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा है तो ये वापस कर देंगे, ठीक है। और फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या इंक्लूड होता है? डॉलर्स, मतलब डॉलर्स तो बेसिकली फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी में मेनली क्या? डॉलर्स। उसके अलावा गोल्ड और आईएमएफ फंड्स, कोटा फॉर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये तीन मेजर चीजें हैं, ठीक है। तो अमंग टॉप 30 इयर्स आफ्टर द इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 में हुआ था। तब हमारी हालत ये थी कि हमारे पास कितने, इतना सा फॉरेक्स रिजर्व था, ठीक है। अब देखो ट्रेजेक्ट्रीज, 605 बिलियन डॉलर्स का फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक है। तो ये देख सकते हो, और स्पेशली कोविड आउटब्रेक के बाद देखो, कोविड आउटब्रेक के बाद देखो कितना ज्यादा बढ़ गया आपका फॉरेक्स रिजर्व। तो ये ग्राफ ध्यान से देखना, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड देखो। आफ्टर, पहली बात तो 1991 के बाद फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज ही हुए, ठीक है। ये यहाँ पे एक पॉइंट है जहां पे डिप हुए हैं, ठीक है, फिर उसके बाद वापस इंक्रीज हुए, ठीक है। तो बस एक ही पॉइंट है जब डिप हुए। कंट्रीज विद हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व, राइट, 605। सो अभी ये रशिया से आगे आ गया इंडिया, ठीक है, रशिया के आगे आ गया, ओके। तो फोर्थ लार्जेस्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा
पीछे का ग्राफ है। सो प्लीज कीप इन माइंड, रशिया इधर आ गया, इंडिया इधर आ गया, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगेन सबसे ज्यादा चाइना के पास है, फिर जापान, फिर स्विट्जरलैंड, फिर इंडिया, फिर रशिया। ठीक है। और अब दूसरी चीज है कि आईएमएफ का एसडीआर क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली सबसे लार्जेस्ट एवर अलोकेशन ऑफ एसडीआर 456 बिलियन, राइट। सो आईएमएफ करता है हर कंट्रीज को, एसडीआर क्या होगा वो पहले देखेंगे, पर इससे मतलब देखो, आपने ये देखा ना कि आपके फॉरेक्स में आईएमएफ फंड्स कोटाज एसडीआर आता है, राइट, एसडीआर आता है। तो ये आईएमएफ सबको देता है एसडीआर, कि आपके पास इतना एसडीआर है, आपके पास इतना एसडीआर, क्या है एसडीआर ये देखेंगे। उससे पहले ये समझो कि करंटली हुआ क्या, कि क्यों एसडीआर पर। ठीक है। तो रिसेंटली लार्जेस्ट एवर अलोकेशन कितना, 456 बिलियन जो है आपका एसडीआर जो है अलोकेट करने का अप्रूवल हुआ था 2 अगस्त को, और ये 23 अगस्त से इफेक्टिवली अलोकेट कर दिया गया। ठीक है। और किसको, किसी एक कंट्री को नहीं, सब कंट्रीज को अलोकेट किया गया है। और ये कैसे अलोकेट किया गया है, इन प्रपोर्शन टू देयर इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग कोटास। अलोकेट कैसे किया गया, एग्जिस्टिंग क्या कोटा है हर आईएमएफ मेंबर का, उसके प्रोपोर्शन में 456 बिलियन डॉलर हर किसी को, हर कंट्री को एसडीआर, सॉरी नॉट डॉलर, 456 बिलियन एसडीआर अलोकेट किए गए। ठीक है। और इंडिया को कितना मिला है, अलोकेशन ऑफ 12.57 बिलियन, दिस इज इक्विवेलेंट टू 17.86 बिलियन। ठीक है, एट लेटेस्ट एक्सचेंज रेट। ठीक है। सो ये मतलब एसडीआर की वैल्यू जो है 12.57 बिलियन, एसडीआर की वैल्यू 17.86 बिलियन डॉलर है। ठीक है। और इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है। तो एसडीआर कुछ नहीं है, बेसिकली एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। ये कुछ स्टैटिक पोर्शन है जो आपको खुद को पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो इट इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। सो रिजर्व आपने देखा ना, रिजर्व्स में नॉर्मली डॉलर्स और गोल्ड यूज करते हैं। तो एक समय आईएमएफ को ऐसा लगा था 1969 में कि यार ये तब गोल्ड और ये डॉलर यूज होता था कि ये कम पड़ जाएंगे, राइट, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए डॉलर और गोल्ड कम पड़ जाएगा। तो तब आईएमएफ ने निकाला एसडीआर, कि एक और इंटरनेशनल रिजर्व एसेट में निकालता हूँ एसडीआर। ठीक है। तो ये एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है और हर कंट्री को अलोकेट कर दिया। ठीक है। प्लस इट इज नाइदर अ करेंसी, ये करेंसी भी नहीं है आईएमएफ की, ना क्लेम है आईएमएफ पे, राइट, बट इट इज अ पोटेंशियल क्लेम ऑन फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ आईएमएफ मेंबर्स। ठीक है। तो फ्रीली यूजेबल करेंसीज वो होती हैं जैसे यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, चाइनीज ये हो गया युआन, ठीक है, जापानीज येन या पाउंड स्टर्लिंग, ये रेनमिबी भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो ये करेंसीज भी याद रखना कि कौन सी करेंसीज मिलके एसडीआर बनाती है। ठीक है। तो एसडीआर इज अ कंपोजिट। ठीक है। एसडीआर कई करेंसीज को मिला के बनाया गया। ठीक है। ये करेंसीज है, इनका ये वेट है, एंड इट सर्व्स एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट फॉर आईएमएफ। ये ध्यान में रखना कि अकाउंटिंग पर्पज के लिए आईएमएफ एसडीआर को यूज करता है। ठीक है। और एसडीआर अलोकेशंस आल्सो हेल्प इन लिक्विडिटी एंड सप्लीमेंटिंग मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व। जैसे इंडिया को एसडीआर मिला, इंडिया को कितना एसडीआर मिला, 12.57 बिलियन। तो इससे इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 17.86 बिलियन डॉलर बढ़ गया। सो आई होप एसडीआर क्या है आपको क्लियर होगा। इट इज इंटरनेशनल रिजर्व एसेट, राइट, जिससे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सेटल की जा सकती हैं। पर ये ना ही करेंसी है ना ही क्लेम है आईएमएफ पे, बट इसके इसके बदले फ्रीली यूजेबल करेंसी जो है आईएमएफ मेंबर की, वो यूज की जा सकती है। ठीक है। इट कैन बी एक्सचेंज फॉर दी फ्रीली यूजेबल, जैसे डॉलर, यूरो, ये जो हो गई ये फ्रीली यूजेबल करेंसी है। ठीक है। इट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ अकाउंट फॉर आईएमएफ, और ये लिक्विडिटी और ऑफिशियल रिजर्व को सप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं अब हम, राइट। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो बेसिक आप सबको अगर पता होगा कि जो भी बैंक्स में आप अपना डिपॉजिट करते हैं, कोई भी बैंक हो, चाहे जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक हो गए, आरआरबी हो गए, या कोऑपरेटिव बैंक हो गए, जो पैसा आप डिपॉजिट करते हो वो जो है इंश्योर करती है ये एजेंसी। ये एजेंसी जो है DICGC, ये एजेंसी जो कस्टमर्स है जिन्होंने बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट कर रखा है, कमर्शियल बैंक हो या कोई भी बैंक हो, सारे बैंक्स में जो है उसको इंश्योर करती है। ठीक है। और वो इंश्योर ऐसे फ्री में नहीं करती, बैंक्स जो है इसको प्रीमियम देते हैं उसके लिए। ठीक है। और ये भी इंश्योर कितना करती है, अप टू 5 लाख, राइट, 5 लाख तक का डिपॉजिट इंश्योर करती है। ठीक है। कि अगर मान लो बैंक जो है एनपीए डूब जाए, लिक्विडेट हो जाए, या उसका रिकंस्ट्रक्शन या मर्जर होगा या एक्विजिशन होगा,
तो उस केस में जो है आपका डिपॉजिट इंश्योर्ड है, जैसे पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक फेल हुआ, पर अब उसमें देखा गया कि डिपॉजिटर्स को अपना जो इंश्योर्ड सम है वो डीआईसीजीसी से मिलने में बहुत टाइम लग रहा था। तो ये अमेंडमेंट एक्ट लाए और इसमें क्या किया 90 डेज की टाइम लिमिट दी कि टाइम बाउंड वे में मुझे मेरा इंश्योर्ड तो है, पर अगर आप मेरा इंश्योर्ड डिपॉजिट मुझे 5-6 साल बाद दे रहे हो तो उसका क्या मतलब, राइट। तो इसमें कहा गया कि कोई भी बैंक मान लो स्ट्रेस वगैरह में आया और मोरिटोरियम वगैरह में डाल दिया गया, तो 90 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मोरिटोरियम, राइट, तब उसके अंदर जो है ये जो आपका डीआईसीजीसी है ये पेमेंट कर देगा डिपॉजिटर्स को, राइट। सो मेरा जो, अगर मान लो किसी बैंक में मैंने कुछ पैसा जमा कर रखा था, राइट, वो बैंक अब जो है मतलब घाटे में जाने लगा और डूबने की कगार पे आ गया, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगी, मोरिटोरियम लगा देगी। तो इमीडिएट मोरिटोरियम से नहीं, मोरिटोरियम लगाने के 90 डेज, मान लो बैंक पे मोरिटोरियम लग गया, उसके 90 डेज के अंदर जो है इसको जो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसको मुझे मेरा जो डिपॉजिट इंश्योर्ड था वहां पे अप टू 5 लाख का डिपॉजिट मेरा इंश्योर्ड था, मान लो मैंने अगर 6 लाख किया होता तो मुझे इसको 5 लाख देना है, ठीक है, ये 5 लाख रुपीज मुझे पे कर देती, ठीक है। अब इसने तो पे कर दिए, अब इसके बाद बिल में ये भी है कि अगर इसने पे कर दिए उसके बाद ये जो बैंक होगा ना, जो जो घाटे में जा रहा है या जिसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिसका मर्जर या एक्विजिशन हो रहा है, उस बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन को पैसा, जो इंश्योर्ड पैसा उसने सबको दिया है वो पैसा उसको दे, ठीक है। दूसरी चीज प्रीमियम की बात आ गई, तो प्रीमियम इस एक्ट में जो दे रखा है कि सारे जो है बैंक्स पे करेंगे इसको, ठीक है, कस्टमर्स नहीं पे करते, प्लीज कीप इन माइंड, ठीक है। और किस केस में लायबल होगा ये कॉर्पोरेशन पे करने के लिए, अगर लिक्विडेशन, रिकंस्ट्रक्शन, मर्जर या एक्विजिशन किसी भी चीज के लिए आरबीआई ने मोरेटोरियम डाला, उससे 90 दिन के अंदर इसको पे करना होगा जो भी इंश्योर्ड डिपॉजिट है कस्टमर्स का, ठीक है। और इसमें सारे बैंक्स कवर्ड हैं, फॉरेन बैंक्स, राइट, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, लोकल एरिया बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबीस, तो सब कवर्ड है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसको आपको प्लीज ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला है ई श्रम पोर्टल। तो इसमें एक सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना दैट दिस इज एन पोर्टल फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं उनके लिए ये पोर्टल है, इसलिए इसको कहा गया है नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, राइट। सो इससे फायदा क्या होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनके लिए बहुत सारी वेलफेयर और बेनिफिट स्कीम्स है। अगर एक डेटाबेस, एक पोर्टल हो जाएगा तो उससे हम उनको आइडेंटिफाई करके उनको जो है ये बेनिफिट्स हम डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। सो इट विल हेल्प इन टारगेटेड डिलीवरी एंड लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही याद रखनी है कि ये जो ई श्रम पोर्टल है दिस इज फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स, ठीक है। और जो भी वर्कर्स है उनको एक ई श्रम कार्ड मिलेगा, ठीक है, with universal account number to avail the benefits of various social security schemes like पीएम श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है। इस टाइप की जो भी उनके लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए स्कीम है, वो अगर इस पे रजिस्टर कर जाएंगे पोर्टल पे तो उनको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अगला अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनफैक्ट सारे टॉपिक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इज आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, राइट। बेसिकली ये एक स्कीम है जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इजी करना चाहती है कि वो इजीली जो है इन्वेस्ट कर सके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिटेल इन्वेस्टर्स इजीली इन्वेस्ट कर सके, उसके लिए ये आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, ठीक है। तो इट एम्स टू ब्रिंग इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इनटू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब कई लोग ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कुछ नहीं होती, बॉन्ड्स होते हैं, राइट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज G-Secs बोलते हैं उन्हें, दो टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म, राइट, जिसको अगर आपने पढ़ी होगी बेसिक इकोनॉमिक्स तो टी बिल्स बोलते हैं, और ये अलग अलग 91, 182 और 364 डेज के होते हैं, राइट। और एक होते हैं आपके लॉन्ग टर्म आपके होते हैं बॉन्ड्स, राइट, जिसको बॉन्ड्स बोलते हैं, या स्टेट्स के केस में स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है राइट। सो देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इशू करती है, पर इसको इनफैक्ट बॉन्ड्स प्लस डेटेड सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, डेटेड सिक्योरिटीज, ठीक है। तो देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इशू करती है,
दोनों टाइप की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है। इनफैक्ट कौन करता है? आरबीआई करता है। तो आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटीज इशू करता है मार्केट में लोग ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदते हैं। सिक्योरिटीज बेसिकली क्या है? एक तरीके से बोरोइंग का इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड है कि वो देते हैं कि ये लो 10 साल बाद आना, इतना पैसा मिल जाएगा, ये सिक्योरिटी मेरे को वापस करोगे। मान लो अभी 100 रुपए दो, 10 साल बाद आना 110 रुपए मिल जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो ये सिक्योरिटी गवर्नमेंट को जो 100 रुपए मिलता है वो आरबीआई गवर्नमेंट को दे देती है, ठीक है, इन सिक्योरिटीज के थ्रू। सेंट्रल गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म ही करती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइप की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है आरबीआई के थ्रू इशू करवाती है। पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बस लॉन्ग टर्म करती है, ठीक है, सिर्फ लॉन्ग टर्म करती है, जो बॉन्ड्स, डेटेड सिक्योरिटीज या स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये बेसिक्स थे, राइट। और ये आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में क्या कर सकते हैं? रिटेल इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं? आरबीआई के साथ जो है एक खाता खोल सकते हैं, रिटेल डायरेक्ट, राइट। तो रिटेल इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं? आरबीआई के साथ एक खाता खोल सकते हैं, ओके। सो ऑनलाइन एक्सेस मिल जाएगा उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। जैसे आपका डीमैट अकाउंट होता है ना, डीमैट अकाउंट होता है स्टॉक्स वगैरह और बॉन्ड्स वगैरह में, दूसरे जो स्टॉक मार्केट पे होते हैं उसको ट्रेड करें, वैसे ही एक रिटेल डायरेक्ट जो है अकाउंट खोल लेंगे, राइट। एक गिल्ड सिक्योरिटीज अकाउंट खोलेंगे विद आरबीआई, जो जिस अकाउंट के थ्रू वो क्या करेंगे? ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेड कर सकते हैं, राइट। सो रिटेल इन्वेस्टर्स कैन ओपन रिटेल डायरेक्ट गिल्ड आरडीजी अकाउंट, इसको बोलेंगे आरडीजी अकाउंट विथ आरबीआई, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू एन डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। ये है आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ठीक है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको बता दिए गए। एक और इंपॉर्टेंट चीज है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेके कि आरबीआई प्लान करे कि इंटरनेशनली भी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है उसमें ट्रांजेक्शन हो पाए, राइट। और उनको सेटल करने के लिए क्या है, किसके थ्रू सेटल करवाएगी? इंटरनेशनल सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी, राइट। जैसे आपको पता है, जैसे ये सेंट्रल डिपॉजिटरीज ऑफ सिक्योरिटीज लिमिटेड या नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड, सिक्योरिटीज क्या है? स्टॉक्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह, ये सब सिक्योरिटीज हो गए। इन सिक्योरिटीज को मैनेज कौन करता है? कि जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत सारी सिक्योरिटीज ट्रेड होती है, राइट। अब ट्रेड हुई तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास गई, तो उसको एक जो है सर्टिफिकेट फॉर्म में या एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते कौन है? ये एनएसडीएल या सीडीएसएल रखते हैं, राइट। इसी तरीके से इंटरनेशनल भी जो है बहुत सारी सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज है जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को मैनेज करेगी, और जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, उसको जो है नॉन रेसिडेंट्स जो है इन्वेस्ट करेंगे उसको सेटल करने में हेल्प करेगी, राइट। सो इससे पर्पज यही है कि इनहेंस द एक्सेस ऑफ नॉन रेसिडेंट्स टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। अब आप सोचोगे कि गवर्नमेंट क्यों रिटेल इन्वेस्टर्स को भी लाना चाहती है, जो नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स है उनको भी यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए आना चाहती है? क्योंकि अभी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, राइट। जैसे मैंने बताया था फिस्कल डेफिसिट है, इसीलिए, और उसी के लिए ये सब जो है इनिशिएटिव्स आरबीआई ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। तो किसने लॉन्च किया है ये? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Purpose obviously improve ease of living of citizens by creating a national urban digital ecosystem. तो अर्बन एरियाज में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, उन सबको इंटीग्रेट करके एक डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे, जिससे क्या है कि सिटीजन्स के लिए अल्टीमेट एम क्या है कि सिटीजन्स के लिए सब कुछ इजीली हो जाए, सिटीजन्स को सब कुछ इजीली एक्सेसिबल हो जाए, राइट। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा? दे विल बिल्ड अ शेयर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जो सारे जो अर्बन इकोसिस्टम में जो प्राइवेट कंपनीज हो गई या आपकी गवर्नमेंट एजेंसी हो गई या पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट या जो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट्स हो गई, वो सब उस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं, ताकि वो सब उसको यूज करके जो अर्बन प्रॉब्लम्स है, राइट, जो अर्बन इकोसिस्टम की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, वो इस शेयर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके सॉल्व कर पाए। अब ये ऐसे तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लो इसके अंदर बनाया गया इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। एक इंटेलिजेंट ऑटोमेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जा रहा है, रेड लाइट अपने आप ट्रैफिक को गॉज करके अपने आप चलती है, ठीक है। अब देखो ये जो सिस्टम होगा ये शेयर्ड होगा, राइट, ऐसा नहीं है। इस सिस्टम में क्या है, गूगल से कोलैबोरेट करेंगे, गूगल से डेटा लेंगे कि कहाँ पे कितना ट्रैफिक क्या है, ठीक है। और ये जो ट्रैफिक पुलिस है वो इस सिस्टम का यूज कैसे करेगी?
कि उससे वो जो है क्लिक कर सकती है कि कोई रेड लाइट जंप कर रहा है तो उसको ऐसे ऑफेंडर्स को ट्रैफिक रूल्स इंपोज करने के लिए क्लिक कर सकती है। ओके, अब दूसरी कंपनी है जैसे ओला उबर हो गई, वो ये ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर सकती हैं टू कैलकुलेट द बेस्ट रूट फॉर देयर कस्टमर्स। और जो सिटीजन्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा इससे, कि भाई शहर में कंजेशन नहीं होगा, देयर विल बी नो कंजेशन, उनके लिए ट्रैवल टाइम बचेगा। तो ये एक एग्जांपल है। तो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हो गया आपका शेयर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया, उससे आपने देखा सब जो कैसे जो है अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं अर्बन इकोसिस्टम में, वो सब उसका यूज करके जो कॉम्प्लेक्स अर्बन प्रॉब्लम है, सबसे कॉम्प्लेक्स अर्बन प्रॉब्लम क्या है, ट्रैफिक कंजेशन। ओके, दिल्ली मुंबई इनमें क्या है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन है, राइट, उस प्रॉब्लम को इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इट विल बी अ पब्लिक गुड, ऐसा गुड होगा जो जैसे रोड्स, पब्लिक गुड आर लाइक रोड्स, तो रोड्स इज अ पब्लिक गुड जो हर कोई यूज कर सकता है। ठीक है, इट विल प्रोवाइड्स द इकोसिस्टम एक्टर्स, इकोसिस्टम एक्टर्स कौन हो गए, आपके ट्रैफिक पुलिस हो गई, आपकी लोकल बॉडीज हो गई, राइट, आपके जो सिटीजन है वो हो गए, राइट, आपका जो ये कंपनीज है बड़ी बिग टेक कंपनीज गूगल वगैरह ये सब जो है, या स्टार्टअप जैसे ओला उबर है ये हो गए। ठीक है, इन सबको जो है ये प्लेटफॉर्म देगा कि ये यूज करके जो है अर्बन प्रॉब्लम सॉल्व करे। ठीक है, तो इट विल हैव थ्री की पिलर्स, पीपल, लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा, उनको इनेबल और एम्पावर किया जाएगा, राइट, थ्रू दिस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, शेयर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दिया गया, तो वो ऑब्वियसली एम्पावर्ड हो गए, उनको जो है मतलब फायदा होगा इससे। प्रोसेसेस, जो भी अर्बन गवर्नेंस के प्रोसेस है, राइट, उसको उसको ये जैसे गवर्नेंस का प्रोसेस क्या है, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, राइट, उसको हमने क्या कर दिया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ऑटोमेट कर दिया। ठीक है, प्लेटफॉर्म्स, लेवरेज टेक्नोलॉजी, सो ये जो अपना इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, एआई, एआई, बिग डेटा, एआई, राइट, मशीन लर्निंग, ओके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये टेक्नोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं, सिटीजन्स के लिए ट्रैफिक कंजेशन कम करेंगे, ओके, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लीज ये याद रखना, फॉर अर्बन इकोसिस्टम, इससे सिटीजन्स को बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट को होगा, प्लस सारे स्टेट्स और यूएलबीज को जो है एक जगह कुछ अच्छा किया वो हर जगह रेप्लिकेट किया जाएगा, अर्बन लोकल बॉडीज के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है उनको बेनिफिट होगा, स्टार्टअप्स को बेनिफिट होगा, रिसर्चर्स को बेनिफिट होगा, और अर्बन लोकल बॉडीज के एम्प्लॉयज हैं उनको भी बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे थर्ड रिपोर्ट। सो इसकी पहली 1 2 आ चुकी है, अब ये थर्ड रिपोर्ट है। तो पहली बात थोड़ा बेसिक इसके बारे में पता होना चाहिए, PLFS के बारे में, कि कौन लॉन्च करता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, NSO। ठीक है, ये किसके अंडर है, ये मॉस्पी के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर NSO है। और NSO बेसिकली क्या है, दो चीजों को कंसिस्ट करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस CSO और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो ठीक है, तो बेसिकली NSO के दो कंपोनेंट्स हैं, CSO एंड NSSO। ठीक है, और ये NSO कहाँ है, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब ये जो आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, ये की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पार्टिसिपेशन रेट एंड UR अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सबको एस्टिमेट करता है। ठीक है, नाउ दिस इज अ टास्क फॉर यू, होमवर्क, आई होप आपने बेसिक नहीं पढ़ा होगा, तो प्लीज देखना कि इन ईच में क्या चीजें देखते, कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। ठीक है, ये आपको देखना है। ठीक है, नाउ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स इन बोथ यूजुअल स्टेटस एंड current weekly status, this CWS is current weekly status। ओके, दोनों चीजों में यूज किया जाएगा, CWS प्रिंसिपल एक्टिविटी, सब्सिडियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, और करंट वीकली स्टेटस इन रूरल एंड अर्बन एरियाज एनुअली। ठीक है, तो ये दो पर्पज है, प्लीज ये ध्यान में रखिए। ओके, तो estimate employment and unemployment indicators in both usual status and CWS in both rural and urban areas, और ये इंडिकेटर्स। ठीक है, इसकी की फाइंडिंग्स जो अभी ये थर्ड रिपोर्ट की है, थर्ड रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है। ठीक है, वर्कफोर्स, राइज इन वर्कफोर्स इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, तो जो वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में आप सबको पता है कोविड के कारण रिवर्स माइग्रेशन हुआ, तो ज्यादा वर्कफोर्स जो है एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। देयर इज राइज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी इंक्रीज हो गया है। ठीक है, देयर इज इंक्रीज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में भी इंक्रीज हो गया है। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसलिए बोल्ड में हाईलाइट करके, क्योंकि
फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एक बहुत बड़ा कंसर्न था, राइट, क्योंकि काफी समय से डिक्रीज हो रहा था, बट इसमें दिखाया गया है कि वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है, ओवर द पास्ट ईयर। अगला इंपॉर्टेंट एरिया, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड्स इंक्लूडेड इन एमएसएमई। तो देखो एमएसएमई के लिए क्या इनिशिएटिव्स दिए गए थे, ये बहुत डिटेल में मैंने आपको पिछले मैराथन लेक्चर में बताया। यहाँ बस ये बताना है कि एमएसएमई की जो डेफिनेशन है उसमें होलसेल और रिटेल एंटरप्राइजेस को भी अब एलिजिबल कर लिया गया, इंक्लूड कर लिया गया है। तो दे कुड नाउ रजिस्टर ऑन उद्यम पोर्टल एंड दे बिकम एलिजिबल फॉर पीएसएल, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है। तो एमएसएमईज में इंक्लूड होने का फायदा ये है कि दे विल बी एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है। बट इसके अलावा और भी कोई, देखो रिटेल, होलसेल और रिटेल एंटरप्राइजेस को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जो एलिजिबल होने के अलावा, बिकॉज दे आर इंक्लूडेड इन एमएसएमई, और दूसरे कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो एमएसएमई को मिलते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो एमएसएमई की क्लासिफिकेशन, राइट, पिछले वाले उसमें मैंने थोड़ी गलत बता दी, वो करेक्शन वहां भी किया है, यहाँ इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ, राइट। एक कंपोजिट क्राइटेरिया कर दिया है, इसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड एनुअल टर्नओवर दोनों को देखा जाता है, और एक ही क्राइटेरिया हो गया मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज का, ठीक है। तो माइक्रो क्ले इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी शुड नॉट बी मोर देन 1 करोड़ और टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन 5 करोड़। Similarly, small clay investment should not be more than 10 crore, turnover should not be more than 50 crore. और आपका medium clay investment should not be more than 50 crore और turnover should not be more than 250 crore, ठीक है। तो ये important है आपके। Next is fleet smart cities. So fleet smart cities, okay. तो फ्लीट स्मार्ट सिटीज क्या एम करती है, टू इंप्रूव इफिशियंसी ऑफ द अर्बन फ्लीट एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर रिडक्शन ऑफ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। बेसिकली जो सिटीज हैं उसमें क्या है, फ्लीट मतलब, फ्लीट का मतलब होता है टू ट्रांसपोर्ट गुड्स, एक होता है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, एक होता है फ्लीट ट्रांसपोर्ट, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना। तो आप जानते हो सिटीज में बहुत सारी डिमांड हो रही है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स, राइट। सो उसके कारण सिटीज को फ्लीट स्मार्ट बनाया कि जो ये ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट, इनफैक्ट इन जनरल लॉजिस्टिक्स, देखो लॉजिस्टिक्स में बहुत सारी चीजें आती है, ट्रांसपोर्टेशन के साथ उसका स्टोरेज वगैरह सब कुछ आ जाता है, राइट। तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और मेनली उसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो कॉस्ट को रिड्यूस करने का जो है एम है, ठीक है। और इसमें 10 सिटीज जो है इमीडिएट बेसिस पे आइडेंटिफाई की गई है, बाद में 75 सिटीज बना देंगे इसको, राइट, बिफोर दी स्केलिंग अप, ठीक है। तो अभी 10 सिटीज का प्लान है कि 10 सिटीज को फ्लीट स्मार्ट सिटीज बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड, ओके। तो बेसिकली ये जो फंड है ये आपका माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। उसमें कहा गया था कि जो ये एक्ट है इसमें कहा गया था कि जो भी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग से अफेक्टेड है उस डिस्ट्रिक्ट में ये एक फंड बनेगा, ठीक है, और इसको मैनेज करने के लिए एक ट्रस्ट बनेगा, और वो ट्रस्ट इस फंड का यूज करेगा पीपल के वेलफेयर के लिए जो माइनिंग से अफेक्टेड है। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि हो क्या रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट्स इन फंड को जो पर्पस, जिस डेजिग्नेटेड पर्पस था कि लोगों के वेलफेयर के लिए, उसके लिए यूज नहीं करी थी, बल्कि अपने जो है फंड में जो स्टेट गवर्नमेंट इसको जो है अपने लिए जो है ले रही थी, ठीक है, अपने पास अपने फंड में जो है इसको ले रही थी, ठीक है, इसको उन पर्पजेस के लिए यूज नहीं करी थी जो मैंडेटेड है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अभी स्टेट गवर्नमेंट का इन फंड्स पे कोई कंट्रोल नहीं है, अब हम इन फंड्स का सारा कंट्रोल ले, स्टेट गवर्नमेंट जो है इन फंड से कोई एक्सपेंडिचर नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये कहा, राइट। सो इट इज अ सोशल इम्पैक्ट फंड जिसमें माइनर्स को कंट्रीब्यूट करना होता है। तो कोई भी माइनिंग कंपनी है, मान लो एबीसी किसी डिस्ट्रिक्ट में माइन कर रही है, राइट, तो वो माइनिंग में से कुछ रॉयल्टी जो है गवर्नमेंट को देती है, और उस रॉयल्टी का कुछ परसेंट से 10%, 20% जो है वो जो है इस फंड में भी कंट्रीब्यूट करेगी। इस फंड में जो पैसा आएगा वो यूज होगा फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। So it is for interest or benefit of the person affected by the mining related operations. In fact, इस एक स्कीम भी है, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ये फंड का यूज किया जाता है, ठीक है। इस मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए ही ये फंड है, ठीक है। अगला है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो मैंने बड़े डिटेल में बताया था इसको कि क्या है ये फंड। अभी मैं आपको इसमें जो चेंजेस है और थोड़ा बेसिक बताऊंगा इसको। तो देखो ये क्या था, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी फाइनेंसिंग की, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, राइट।
और कैसे करेंगे? लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग और इंटरेस्ट सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी के थ्रू, राइट? इसके थ्रू पैसा देंगे, इसके थ्रू पैसा अरेंज करेंगे, राइट? 1 लाख करोड़ रुपए जो है इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, जो है ओरिजिनली क्या था, फॉर 10 ईयर्स, 2021 टू 2029-30। बट अब चेंज क्या किया है, इसको एक्सटेंड कर दिया 13 ईयर्स, यानी 2032 से 33 तक। दूसरी चीज, बेनिफिशियरीज में स्टेट एजेंसीज और एपीएमसीज को इंक्लूड कर लिया गया। तो ये दो मेजर चेंज है, राइट? बाकी इसके अलावा अगर डिटेल में आपको देखना है कि क्या चीज है, जैसे इसमें प्रोजेक्ट्स कौन से होंगे, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स, ठीक है? बट डिटेल में देखना है तो आप ओरिजिनल मैराथन लेक्चर देखना, उसमें सीधा आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के जो है चैप्टर पे भी जा सकते हो, ठीक है? अगला है आरटीजीएस एंड नेफ्ट फॉर नॉन बैंक्स। सो बेसिकली अभी तक जो आरटीजीएस और नेफ्ट जो आरबीआई के सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम का पार्ट थे, वो सिर्फ बैंक्स यूज कर सकते थे। अब आरबीआई ने अलाउ कर दिया कि नॉन बैंक्स जो हैं वो भी इसको जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो नॉन बैंक्स जैसे क्या हो गए आपके, नॉन बैंक्स आपके बहुत सारे मतलब जो हो गए जिनका स्पेसिफिक आईएफएससी कोड नहीं मिला हुआ है, ठीक है? तो अब वो भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो नॉन बैंक्स भी इसको, जैसे एनबीएफसी वगैरह, वो इसको अब यूज कर सकते हैं। तो उनको क्या है, अब एनबीएफसी जिनको पहले आईएफएससी कोड नहीं था, उनको भी अब आईएफएससी कोड मिल जाएगा, ठीक है? ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट चीज, दैट आरबीआई जो है लाइबोर जो है, लंदन इंटरबैंक जो है एक्सचेंज रेट होता है, ठीक है? लंदन इंटरबैंक एक्सचेंज रेट होता है, ठीक है? ओवरनाइट रेट करके। तो ये बेसिकली एक रेट है, इंटरबैंक सॉरी ऑफर्ड रेट, ठीक है? तो ये बेसिकली एक रेट है जिसपे बैंक्स आपस में एक दूसरे को शॉर्ट टर्म के लिए, ध्यान रखिए, तो लाइबोर एक बेसिकली इंटरेस्ट रेट है जिस रेट पे बैंक्स अब एक दूसरे को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देते हैं, ठीक है? और इसी लाइबोर के बेसिस पे ये इंटरनेशनली यूज किया जाता है, और इसी के बेसिस पे इंडिया में बहुत सारे बैंक्स एक दूसरे को पैसा देते थे। बट अब क्या हो रहा है कि लाइबोर बेसिकली फेज आउट किए जाने वाला है 2023 तक, ठीक है? तो इसीलिए आरबीआई ने बैंक्स को कहा है कि आप लाइबोर से किसी दूसरे बेंचमार्क पे, फॉर बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट पे आप शिफ्ट करें, ठीक है? तो इसीलिए आरबीआई ने एडवाइजरी इशू की। तो लाइबोर क्या है, एक इंटरनेशनल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट था जिस रेट पे बैंक्स इंटरनेशनली एक दूसरे को पैसा जो है शॉर्ट टर्म बेसिस पे लोन्स के रूप में देते थे, ठीक है? और अब ये क्योंकि फेज आउट करने वाले, तो आरबीआई ने बैंक्स, तो इंडिया में भी जो है बैंक्स डोमेस्टिकली आपस में इसके बेसिस पे करते थे, अब ये फेज आउट होने वाला है, तो आरबीआई ने एडवाइजरी की है कि बैंक सब लाइबोर से शिफ्ट करें, ठीक है? नेक्स्ट इज एंटी ट्रस्ट केस अगेंस्ट एप्पल इन इंडिया। तो केस क्या था वो इंपॉर्टेंट नहीं, केस बेसिकली ये था कि एप्पल जो है अपना मतलब जो अपने ऐप में, अपने जो फोन में जो उसके एप्स हैं, वो जो है एप्पल का ही पेमेंट सिस्टम यूज करवाना चाहता है, इन ऐप पेमेंट सिस्टम रादर देन अदर पेमेंट सिस्टम। तो वो एक बेसिकली जो है कंपटीशन को हिंडर कर रहा है, राइट? तो ये एंटी ट्रस्ट केस इसलिए गया। तो मेन चीज आपको सोचनी है इसमें कि एंटी ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी ट्रस्ट, राइट? एंटी ट्रस्ट का मतलब आपको समझना है यहाँ पर, ओके? सो एंटी ट्रस्ट आपने सुना होगा, इनफैक्ट फेसबुक के अगेंस्ट भी हुआ है, राइट? गूगल के अगेंस्ट भी हुआ है, ईयू में, यूरोपियन यूनियन में, राइट? सो एंटी ट्रस्ट बेसिकली क्या होता है, राइट? कोई भी ऐसा काम अगर कोई करता है, राइट, जो फ्री कंपटीशन को वायलेट करता है या लिमिट करता है, राइट, तो उसके अगेंस्ट जो लॉ में एक्शन लिया जाता है उसको एंटी ट्रस्ट बोला जाता है, ठीक है? राइट? और कोई भी जो ऐसा एक्शन ले रहा है उस एक्शन को एंटी ट्रस्ट बोला जाता है, राइट? और ऐसी जो भी प्रोसीडिंग्स होती है उनको एंटी ट्रस्ट प्रोसीडिंग्स बोली जाती है। So I hope you are clear about it, that antitrust is a legal action brought against parties who are charged with limiting free competition in marketplace, ठीक है? या ये कोई भी ऐसा लॉ या एक्शन इन्वॉल्व करता है which are intended to make business competition fair and to prevent any company from monopoly। यानी अगर कोई मोनोपोली करने की कोशिश करता है उसके अगेंस्ट जो है एंटी ट्रस्ट का केस डालते हैं, उसके अगेंस्ट कोई केस डालता है तो वो एंटी ट्रस्ट का केस होगा, ठीक है? इंडिया में कहा, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इससे डील करती है अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट 2022, ठीक है? 2002, ठीक है, 2002। अगला है 24th मीटिंग हुई है एफएसडीसी के लिए। तो मीटिंग में बेसिकली क्या क्या डिस्कस किया गया है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, लिटरेसी, इंक्लूजन, मैक्रो प्रूडेंशियल। बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि एफएसडीसी क्या है, क्योंकि अगर आपको याद, अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो एक बार एफएसडीसी पे क्वेश्चन आ रखा है कि एफएसडीसी क्या है, इसका मतलब कि इसको हेड कौन करता है, ठीक है? तो ये देखना जरूरी है।
तो व्हाट इज एफएसडीसी? बेसिकली एक इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन के लिए एक बॉडी बनाई गई है, ठीक है, और फाइनेंशियल सेक्टर का डेवलपमेंट, ठीक है। तो एफएसडीसी एक ऐसी बॉडी है, राइट, इट इज अगेन एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, इट इज नॉन स्टैट्यूटरी। तो एफएसडीसी इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जो सेटअप की गई है एट एपेक्स लेवल फॉर इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। और चेयरमैन इसका है फाइनेंस मिनिस्टर, राइट, चेयरमैन इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। उसके अलावा जो सारे रेगुलेटर्स हैं, आरबीआई, सेबी, इल्डा, पीएफआरडीए, वो सारे रेगुलेटर्स जो जो है हेड है, वो इसके मेंबर्स हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, फाइनेंस सेक्रेटरी एंड और सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इसके मेंबर, ठीक है। डू रिमेंबर इट इज नॉन स्टैट्यूटरी, ठीक है। नेक्स्ट इज द अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम। तो बेसिकली एक नया सिस्टम अप्रूव किया था आरबीआई ने अकाउंट एग्रीगेटर का। तो अकाउंट एग्रीगेटर बेसिकली क्या करते हैं, ये जो है फाइनेंस, अब आप अकाउंट एग्रीगेटर समझिए कि किसी भी इंडिविजुअल का फाइनेंशियल डेटा एग्रीगेट करते हैं और उनकी कंसेंट लेके उस डेटा को शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम है, इसके लिए एक फ्रेमवर्क डेवलप किया था आरबीआई ने। और अभी इसलिए न्यूज में कि 8 मेजर बैंक्स ने अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क को जो है ज्वाइन कर लिया, राइट। मतलब ये जो जैसे आरबीआई बेसिकली किसी एंटिटी को लाइसेंस देगी, ठीक है। अकाउंट एग्रीगेटर पहले क्या होता है ये समझते हैं। तो एक टाइप का एनबीएफसी है, ठीक है, एक टाइप की एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर, जो क्या काम करता है, इट इट डज द वर्क ऑफ रिट्रीविंग एंड कलेक्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू इट्स कस्टमर्स, राइट। तो इसके जो कस्टमर्स हैं, मान लो उस एनबीएफसी के, उनकी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उनके कंसेंट के साथ जो है एग्रीगेट कर लेता है, ठीक है। उनके कंसेंट के साथ उनकी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक जगह ले ली, ठीक है। और वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उनकी सारी कैसे लेगा, उसके लिए वो बैंक से लेगा, राइट। तो बैंक से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेगा, ओके। सो बैंक से उनकी एक बार फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेके एक जगह एग्रीगेट करनी, और ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से अब क्या करेगा, वो इसको यूज करेगा कैसे, इसको कुछ ऐसी एजेंसीज को देगा जो लेंडिंग वगैरह ये सब करती हैं, या कुछ और जो फाइनेंशियल एनालिसिस वगैरह ये सब करती है, ठीक है। और प्लस कंज्यूमर्स को क्या होगा, उनको भी ऑफर करेगा कि आपका ये सारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैंने लिया है, इस बेसिस पे आपको ये जो दूसरी एजेंसीज हैं, ये सब एजेंसीज ये लोन प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। या फिर उनको जो है कि आपका ये सारा 10 जगह बैंक अकाउंट थे आपके, तो आपका मैंने एनालिसिस करके देखा आपके यहाँ यहाँ ये खर्चे, ये एक एनालिसिस देगा, ठीक है। तो एक वैल्यू एडिशन टाइप की सर्विस देगा, ठीक है उनको। तो बेसिक चीज समझिए, अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम एक सिस्टम है जहां किसी भी यूजर का, यूजर अब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं इंडिविजुअल, एज ए इंडिविजुअल मैं हो सकता हूं, या फिर कोई कंपनी हो सकती है, उसकी सारी मेरी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक कोई एनबीएफसी होगा, वो मुझसे परमिशन लेगा, राइट, इट विल टेक माई परमिशन, और मैं उसका क्या हो जाऊंगा, कस्टमर हो जाऊंगा, या बिजनेस होगा उसका कस्टमर हो जाएगा। मेरी परमिशन लेके मेरी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है, जो जो मेरे सारे बैंक से, राइट, उनसे एग्रीगेट कर लेगा, ठीक है, थ्रू दिस अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क, ठीक है। एग्रीगेट कर लेगा और उस इंफॉर्मेशन को जो है मेरी कंसेंट के साथ प्रोवाइड करेगा आगे उन लोगों को जो मेरे को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। So it allows the data of individuals to be collected with their consent. Please remember the consent part is important and also shared. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि शेयरिंग जो होगी वो सिक्योर्ड मैनर में होगी और प्राइवेसी यूजर की इंटैक्ट रहेगी, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि मेरा फाइनेंशियल डेटा शेयर कर देंगे तो मेरी प्राइवेसी चलेगी, नहीं, प्राइवेसी मेरी इंटैक्ट रहेगी, ठीक है। तो ये जो फ्रेमवर्क है, इट वाज क्रिएटेड थ्रू एन इंटर रेगुलेटरी डिसीजन बाय आरबीआई एंड अदर रेगुलेटर्स। और लाइसेंस कौन देता है अकाउंट एग्रीगेटर्स को, कि किसी को एनबीएफसी खोलना होगा, एनबीएफसी ए, आप सबको पता है एनबीएफसी अलग अलग टाइप के होते हैं। एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस, अगर पिछला वाला मैराथन लेक्चर देखोगे तो उसमें एनबीएफसी डिफरेंट टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन वो क्या काम कर रहे होते हैं। तो एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर्स भी एक टाइप के एनबीएफसी है, जो अकाउंट जो वेरियस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर्स की जो है एग्रीगेट करते हैं उनकी कंसेंट के साथ, और सिक्योरली उसको जो है शेयर करते हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सारे जो है अकाउंट एग्रीगेटर्स होंगे। 3 टीयर स्ट्रक्चर होगा, एक तो आपका एनबीएफसी होगा जो अकाउंट एग्रीगेटर होगा, एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर होगा जो होंगे बैंक्स, नॉर्मली बैंक्स होते हैं, या और भी कहीं से आप जो आपका खाता होता है फाइनेंशियल, पेमेंट बैंक या कोई भी एनबीएफसी दूसरा हो गया जहां से आपने लोन लिया है वो हो गया। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर, जो ये भी बैंक्स हो सकते हैं जो लेंडिंग करना चाहते हैं, ठीक है।
तो इसमें बैंक विल बी द फाइनेंशियल डाटा प्रोवाइडर्स। तो बैंक्स एक मेजर है, इसके अलावा बैंक्स के अलावा और भी हो सकते हैं, ठीक है। लेंडर्स जिनको चाहिए, तो देखो मैं अगर किसी को लोन देना चाहता हूँ तो मैं किसी को लोन जब दूंगा जब मुझे पता है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कि वो लोन चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। और कोई लोन चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा उसका मुझे कैसे पता चलेगा, उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखने के लिए। और वो मैं कहां से लूंगा, अकाउंट एग्रीगेटर से, ठीक है। और एनबीएफसी एएस विच आर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बैंक्स एंड लेंडर्स एंड थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स वर्क विद एएस, ठीक है। तो अकाउंट एग्रीगेटर ये होगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर होंगे, ये इंडिविजुअल है, या तो ये इंडिविजुअल हो सकता है या कोई बिजनेस हो सकता है। यहाँ पे मैंने कंसेंट दे दी, ये एनबीएफसी है अकाउंट एग्रीगेटर, इसको मैंने कंसेंट दे दी कि ठीक है मेरा डेटा ले लो, ठीक है। अब मेरे जो है खाते होंगे यहाँ पे कहीं पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा होगा। अब मैं हूँ, मैंने किसी बैंक में अकाउंट खोल रखा होगा, कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा होगा, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होगी, कुछ टैक्स वैक्स देता हूँ, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इधर से ली जाएगी, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन इनको प्रोवाइड की जाएगी इन एन इनक्रिप्टेड डेटा फ्लो। जो ये डेटा फ्लो होगा ये इनक्रिप्टेड है, ठीक है, और सिक्योर है, और ये सारी कंसेंट के साथ होगी, देयर विल बी कंसेंट, ठीक है। और इसकी जरूरत क्या पड़ गई, तो इट हेल्प, इसकी जरूरत इसलिए है कि इट विल कई जो छोटे लोन्स है, स्मॉल साइज लोन्स है, राइट। तो जो पुअर पीपल हैं या फिर कई और ऐसे लोग हैं छोटे बिजनेस हैं, उनका इतना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं, राइट। तो उनको जो है छोटे लोन चाहिए, उसके लिए जो है कई बार लेंडर्स उनको देते नहीं क्योंकि उनके बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं। तो अगर अकाउंट एग्रीगेटर्स के थ्रू उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ जाएगी और लेंडर्स को इजीली वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वो इन छोटे जो स्मॉल लोन्स हैं और अफोर्डेबल माइक्रो इंश्योरेंस वगैरह प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है इसका मेन, कि जो है फाइनेंशियल सर्विसेज जो है स्मॉल साइज जो जो लोगों का डेटा नहीं है उनको जो है प्रोवाइड की जा सकती है थ्रू अकाउंट एग्रीगेटर्स, राइट। जो लेंडर्स है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लास्ट टॉपिक इज स्मार्ट मीटर। सो बेसिकली ये भी काफी न्यूज में था, ओके, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, राइट। बेसिकली एक स्कीम प्रोग्राम है कि ज्यादातर जो है मीटर सब स्मार्ट मीटर से रिप्लेस करने हैं ताकि जो है बेटर बिलिंग हो, ठीक है। जो टेक्निकल और एटीएनसी जो बोलते हैं, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस, वो घटे डिस्कॉम्स के, क्योंकि डिस्कॉम्स क्या चल रहे हैं घाटे में। तो डिस्कॉम्स के लॉसेस को कम करना है तो उसका एक तरीका है कि हर जगह स्मार्ट मीटर्स लगा जाए, ठीक है। तो बेसिकली स्मार्ट मीटर हो क्या है, डिजिटल मीटर जो ट्रैक और कंट्रोल कर सकती है, इट कैन ऑल्सो कंट्रोल दी एनर्जी कंजम्पशन। इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है बिटवीन यूटिलिटीज एंड कंज्यूमर, और इसमें रिमोटली मेजर किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी यूज इन रियल टाइम एंड कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट कर सकते हैं सर्विसेज। और टाइम बेस्ड रेट्स भी इशू किए जा सकते हैं कि इतने टाइम में आप जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे तो इतना वो, और अगर इतने कम यूनिट्स यूज करोगे तो ये इंसेंटिव्स, राइट। तो ये यूज किया जा सकता है। और एक प्रोग्राम है स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम जो EESL इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड कंपनी है। तो इसका एम है 25 करोड़ कन्वेंशनल मीटर को स्मार्ट मीटर से रिप्लेस करना, ठीक है। तो गाइस दिस इज इट, दिस कवर्स अवर करंट अफेयर्स फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आपका पूरा, अगर पिछले वाले लेक्चर को लोगे तो जून 2021 से 202 से सितंबर 15 सितंबर 2021 तक कवर कर लिया गया है। आप देख सकते हो, ये PDF वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो गाइस थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।